हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम यू ऑल। आज हम लोग अपने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। जहाँ से कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को एंड किया है, उसी के बाद हम लोग इसी को आगे करेंगे। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर की वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि आज की जो जो हमारी चीज़ें होंगी, जो हमारा कंटेंट होगा, वो उसी से आगे का ही है। तो आपको पहले वो चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था, थोड़ा-सा रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने सिंपल पढ़ा था कि ये लैटिट्यूड होता क्या है। सिंपल हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट आर लैटिट्यूड्स। ठीक है, हमने लैटिट्यूड्स को पढ़ा कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। ठीक है, हमने लैटिट्यूड्स को पढ़ा। लैटिट्यूड के साथ-साथ हमने पढ़ा कि हाउ दे आर ड्रॉन ओवर द ग्लोब, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, है ना? ये भी पढ़ा कि ड्रॉ कैसे किया जाता है ना? इसके बाद इसका मेज़रमेंट कैसे होता है ना? क्या होता है? इसका मेजरमेंट कैसे होता है, ये भी हमने पढ़ा कि इसका मेजरमेंट कहाँ से होता है, सेंटर ऑफ द इक्वेटर से होता है। इक्वेटर के एकदम जस्ट सेंटर से होता है, तो उसका हमारा मेजरमेंट कहाँ से होता है, ये भी हमने पढ़ा, है ना? इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ी। क्या पढ़ी? इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को भी हमने पढ़ा। ठीक, कौन कौन सी लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट पढ़ी? पहली हमने पढ़ी इक्वेटर। कौन सी पढ़ी? इक्वेटर। दूसरी पढ़ी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरी पढ़ी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और तीसरी पढ़ी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तीसरी पढ़ी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। चौथी पढ़ी हमने आर्कटिक सर्कल। चौथी जो हमने इम्पोर्टेंट जो पढ़ी उसका नाम है आर्कटिक सर्कल। और पांचवी पढ़ी हमने अंटार्कटिक सर्कल। क्या पढ़ी? अंटार्कटिक सर्कल। तो ये 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमने पढ़ी। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? इक्वेटर के बारे में पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ये हमारा कल का लेक्चर था। ठीक है, कल की ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने इतना कवर किया है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कौन सा? लैटिट्यूडनल हीट जोन। ठीक है, देखिए, अगर हमने लैटिट्यूड्स को देखा तो लैटिट्यूड्स क्या होती है? एक पैरेलल लाइन होती है ना? ये पैरेलल लाइन्स की वजह से क्या होता है कि ग्लोब जो होता है वो कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिर्फ 23 डिग्री पे ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारी जो डायरेक्ट परपेंडिकुलर सनरेज है वो सिर्फ यहीं तक पड़ती है। इसके बाद फिर डायरेक्ट परपेंडिकुलर सनरेज नीचे आना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर जो जो सनरेज पहुँचती है वो स्लैंटेड पहुँचती है, परपेंडिकुलर नहीं पहुँचती। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिक्स के जो एकदम बीचों बीच वाला ये एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये जो एकदम बीचों बीच वाला एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। ठीक, और ये टॉरिड जोन जो होता है, इसका अगर हम देखें, आप खुद ही देखिए, यहाँ परपेंडिकुलर सनरेज पड़ती है इस वाले एरिया में, टॉरिड जोन में, जो ये रेड रेड दिखाई दे रहा है। तो ये टॉरिड जोन में अगर परपेंडिकुलर सनरेज पड़ेगी तो बताइए ये रेस्ट ऑफ द ग्लोब के रिस्पेक्ट में ज़्यादा सनरेज को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है, करेगा। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। क्या होता है? हाई टेम्परेचर। एंड वाई इट हैज़ हाई टेम्परेचर? बिकॉज it receives highest amount of solar radiation, highest amount of solar radiation। ठीक, सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन कौन एब्जॉर्ब कर रहा है भाई? ये टॉरिड जोन करता है। इसीलिए यहाँ पे एक बार और समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज होती है वो बहुत कम होती है। टेम्परेचर रेंज भी जो होगी वो क्या होगी? वेरी लो, बहुत लो। टेम्परेचर रेंज मतलब हाई और लो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे सर्दी टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ पे विंटर पड़ती ही नहीं है। विंटर डू नॉट एग्जिस्ट, विंटर डू नॉट एग्जिस्ट। अब विंटर डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है उतना टेम्परेचर कम नहीं होता, सर्दी पड़ती है बट उतनी इंटेंस सर्दी नहीं पड़ती। ठीक है, विंटर डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं कि सर्दी बिल्कुल नहीं पड़ती, बट वो इंटेंस नहीं पड़ती। इंटेंस, INTENSE, इंटेंस वेदर नहीं देखने को मिलता, मतलब इतनी भीषण गर्मी आपको देखने को नहीं मिलती, सॉरी सर्दी देखने को नहीं मिलती। सर्दी पड़ती है बट इतनी इंटेंस नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल एरिया या ट्रॉपिक्स भी कहते हैं, या इसको टॉरिड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, टॉरिड जोन ज़्यादा बोलते हैं अगर हम लोग हीट के
रिस्पेक्ट में बात करें। ट्रॉपिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों ट्रॉपिक के बीच का एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसीलिए इसको ट्रॉपिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड जाते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड जाते हैं, आपको दूसरी एक लेयर मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो होता है इसी का जस्ट अपोजिट होता है। टेम्परेट जोन के अंदर आपको टेम्परेचर थोड़ा सा कम मिलता है क्योंकि यहाँ पे स्लैंटेड पहुंचती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर एज कंपेरिजन टू द टॉरिड जोन ड्रॉप हो जाता है। क्या होता है? ड्रॉप हो जाता है। टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है एज कंपेरिजन टू द टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन के रिस्पेक्ट में टेम्परेट जोन का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, और जैसे ही इसके ऊपर हम पहुंचते हैं, ये आपका कहलाता है फ्रिजिड जोन। क्या कहलाता है? फ्रिजिड जोन। वाई इट इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हमेशा सब जीरो होता है, और सब जीरो का मतलब लेस देन 0 डिग्री, और सब जीरो होता है मतलब ये फ्रिजिड जोन, मतलब ये हमेशा बर्फ में जमा रहता है। इसीलिए मतलब पोलर रीजन या पोलर रीजन के पास हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे इंटेंस आपको वेदर देखने को मिलता है, इंटेंस सर्दी पड़ती है, तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा सब जीरो टेम्परेचर बना रहता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड जो हीट जोन हम लोग डिवाइड करते हैं वो 3 होती है। पहला टॉरिड जोन जिसे ट्रॉपिक्स भी बोलते हैं, टेम्परेट जोन, और तीसरा होता है फ्रिजिड जोन। तो 3 जोन हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसी को यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, अगर हम टॉरिड जोन की बात करें, एटलीस्ट वंस अ ईयर द मिड डे सन। अब यहाँ पे एक फिनोमेना देखने को मिल रहा है, मिड डे सन। अब ये मिड डे सन कौन सा फिनोमेना है भाई? इसको थोड़ा सा समझते हैं। मैंने आपको मिड नाइट सन बताया था। मिड नाइट सन मतलब 24 घंटे सूरज निकला है, वो डूब ही नहीं रहा है ना? वो कहाँ देखने को मिलता है? जैसे ही आप आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल को क्रॉस करते हो। मिड डे सन का मतलब होता है कि आप जब सन एकदम इंटेंस हो, क्या हो? इंटेंस। इंटेंस हो मतलब बहुत तेज तपिश हो, जैसे एकदम दोपहर का सूरज होता है। ठीक है, एकदम इंटेंस सन हो। ठीक है, तो जब वो एकदम इंटेंस सन होता है, एकदम इंटेंस सन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको उसको हम लोग कहते हैं मिड डे सन। क्या बोलते हैं? मिड डे सन। ठीक है, टॉरिड जोन के अंदर क्या होता है? अभी हमने बताया टॉरिड जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। परपेंडिकुलर सनरेज आती है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं इसको मिड डे सन। तो अगर आप कभी आपसे पूछा जाए कौन सी जोन जो है वो मिड डे सन का फिनोमेना देखने को मिलता है, तो टॉरिड जोन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी आपको बताया कि जो परपेंडिकुलर सनरेज है वो कहाँ से कहाँ के बीच में जाती है। तो जो परपेंडिकुलर सनरेज होती है वो कहाँ से कहाँ के बीच में जाती है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसी और इसी के बीच में रहती है। जितनी भी लैटिट्यूड इन दोनों के बीच में पड़ेगी, जितनी भी लैटिट्यूड्स इन दोनों के बीच में पड़ेगी, उन सब के ऊपर क्या होगा? मिड डे सन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एकदम इंटेंस क्या नाम है, सोलर रेडिएशन। ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन के अंदर मिड डे सन का फिनोमेना देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट दिस एरिया रिसीव्स द मोस्ट हीट एंड इज नोन एज टॉरिड जोन। सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन बोलते हैं। एंड द टेम्परेचर रेंज इज लोवेस्ट। सबसे कम टेम्परेचर रेंज होता है, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो टेम्परेचर इज सबसे लो होता है। एंड एट इक्वेटर एंड इंक्रीजेज टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप इससे इक्वेटर से आप जैसे दूर जाने लगेंगे, देखिएगा, अगर हम लोग ये बनाए इक्वेटर से, ये इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर, ठीक, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक्स। तो जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाने लगते हैं, जैसे ही हम लोग इक्वेटर से दूर जाने लगेंगे, ठीक है, मतलब इधर ट्रॉपिक्स की तरफ जाने लगेंगे, आपको टेम्परेचर रेंज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे मिनिमम कहाँ होता है? सबसे मिनिमम आपको टेम्परेचर रेंज देखने को मिलता है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे इसीलिए सर्दी होती नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ती। ट्रॉपिक्स पे आपको सर्दी देखने को मिलती रहती है लेकिन उतनी इंटेंस देखने को नहीं मिलती, लेकिन इक्वेटर पे तो बिल्कुल सर्दी नहीं पड़ती। ठीक है, इसके बियॉन्ड दूसरी जो थी वो हमारी कौन सी थी? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का क्या होता है? टेम्परेट जोन में क्या होता है? द मिड डे सन नेवर हिट्स ओवरहेड, मतलब डायरेक्ट परपेंडिकुलर सनरेज अब उसके अंदर टेम्परेट जोन में नहीं होती ऑन एनी लैटिट्यूड अदर देन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही सन जो डायरेक्ट परपेंडिकुलर सनरेज है जिसको मिड डे सन कहते हैं वो देखने को मिलता है। इसके बियॉन्ड देखने को नहीं मिलता। एज वन मूव्स क्लोजर टू द पोल द एंगल ऑफ द सन रेज डिक्रीजेस, क्योंकि मैंने आपको बताया तो वहाँ पे कैसी रेज जाती है? स्लैंटेड जाती है ना? कैसी? स्लैंटेड। और स्लैंटेड जाती है तो वहाँ पे आपको
वो देखने को नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा इंटेंस सोलर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन नहीं देखने को मिलता है ना। एंड द एंगल ऑफ द सन रेज डिक्रीजेज, इसीलिए क्योंकि वो स्लैंटेड होती है इसीलिए एंगल घट जाता है। दिस जोन हैज़ अ मॉडरेट टेम्परेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? मॉडरेट टेम्परेचर, बहुत हाई नहीं बहुत लो नहीं, ठीक है। इन दिस जोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन द नाइट्स आर लॉन्गर, द डेज आर शॉर्टर एंड वाइस वर्सा। इसी का जस्ट उल्टा आपको समर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टेम्परेट जोन में, तो टेम्परेट जोन में अगर हम लोग समर सीजन की बात करें, किसकी? समर सीजन की। तो समर सीजन में जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, रात जो होती है वो छोटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग विंटर सीजन की बात करें, तो विंटर सीजन में यही फिनोमेना जस्ट बदल जाता है। नाइट, रात जो होती है वो क्या होती है? लंबी होती है, और दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसके बाद हम लोग फ्रिजिड जोन की बात करते हैं। फ्रिजिड जोन मतलब हम लोग एकदम पोल पे पहुंच चुके हैं, तो एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया, बहुत ही ठंडा एरिया होता है, एग्जिस्ट बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। ये एकदम आप पोल के पास पहुंच गए हैं। पोल, पोल मतलब दोनों पोल, चाहे वो नॉर्थ पोल हो और चाहे वो साउथ पोल हो, तो दोनों ही पोल के पास आपको फ्रिजिड जोन देखने को मिलता है। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों सिंक्रोनाइज होते हैं, ठीक है। जो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो आपको नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल रही है, वही सारी चीज़ें आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड हमेशा याद रखिएगा, हॉर्स लैटिट्यूड जो होता है वो 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास देखने को मिलता है, चाहे वो 30 डिग्री नॉर्थ हो चाहे 30 डिग्री साउथ हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम एरिया होता है, क्या होता है? काम एरिया होता है, और इसीलिए यहाँ पे लो प्रेसिपिटेशन भी देखने को मिलती है, बहुत हाई प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। देखिए, इट इज़ कैरेक्टराइज विद काम एंड स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन accompanied बाय अ लिटिल टू नो प्रेसिपिटेशन। हमेशा याद रखिएगा, हॉर्स लैटिट्यूड में ऐसे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आते हैं। अभी का जो पैटर्न है, आज CHSL के भी पेपर शुरू हो गए हैं, जितने बच्चे आ रहे हैं देखे, तो अमूमन यही कह रहे हैं कि सर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं खासकर ये जीके जीएस में और ये जीएस के सेक्शन में, वो क्या नाम है, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसका बेसिक ना जानते हो, जब तक आप उसका फंडामेंटल उसका आपका क्लियर ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तभी हो पाएगा जब आप उसका बेसिक जानें, उसका फंडामेंटल जानेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो हॉर्स लैटिट्यूड जो है ये आपका कहाँ होता है? 30 डिग्री लैटिट्यूड के पास होते हैं, दोनों ही हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों ही हेमिस्फीयर में वो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, ठीक है। और बहुत ही काम एरिया होता है, बहुत ही ज़्यादा काम एरिया देखने को मिलता है। इसके अलावा ये स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, एंड बिकॉज ऑफ द स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन देयर इज़ अ लिटिल और नो प्रेसिपिटेशन, बहुत कम होती है, ठीक है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये आपको देखने को मिलता है सहारा, सहारा डेजर्ट है, ठीक है, नदर्न अफ्रीका में। वो लोकेट करता है कहाँ पे? हॉर्स लैटिट्यूड पे, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सदर्न हेमिस्फेयर में इसकी क्या लोकेशन होगी, ठीक है। तो आपको हमको ये बताना है। सो दैट्स ऑल अबाउट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हमने इसमें इस टॉपिक में कंप्लीट कर ली। नाउ वी विल डिस्कस another topic, another important topic related to latitude, the another one, yeah, another imaginary line known as longitude. So the another important topic is longitude, ठीक है। So let's start. Give me a second, let me add one page. Yeah, now try to understand what is longitude, right? Longitude is also an imaginary line, as we discussed earlier, that longitude is also an imaginary line, ठीक है। एक imaginary line होती है, ये हमने पढ़ा है अभी, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे होते हैं नॉर्थ पोल और यहाँ पे होता है हमारा साउथ पोल, है ना। मैंने क्या किया, एक लाइन से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिवाइड कर दिया, एक लाइन से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिवाइड कर दिया, ये ठीक है। एक लाइन से मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिवाइड कर दिया, दैट वन इज नॉर्थ पोल एंड दैट वन इज साउथ पोल, एंड दैट लाइन डिवाइड्स again that line divides again the globe into two almost equal halves. That one is a western hemisphere, that one is western hemisphere, sorry, that one is eastern hemisphere, and that one is
western hemisphere. So again, that imaginary line divides the globe into almost two equal halves. That one is eastern hemisphere and that one is western hemisphere, right? And that imaginary line, that vertical imaginary line that joins from one north pole to the south pole, is known as longitude. So what we can say, longitude is also an imaginary line, or we can say longitude is a vertical imaginary line joining from north pole to south pole. तो लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड भी एक इमेजिनरी लाइन है विच ज्वाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जिसे हम ज्वाइन करते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल से लेकर के कहाँ जोड़ते हैं, हम उसे साउथ पोल पे जोड़ते हैं, ठीक? एंड दैट लाइन इज नोन एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. That line is known as 0 degree longitude. The first line that divides the globe into two equal half, that is the eastern hemisphere and the western hemisphere, that line is commonly known as 0 degree longitude. ठीक है? That name is designated because of its degree, but its name is prime meridian. Its genuine name is prime meridian, but on the basis of degree it is known as 0 degree longitude. ठीक है? तो on the basis of degree it is known as 0 degree longitude, but its name is prime meridian, right? And prime meridian is joined from north pole to the south pole. Now अब आगे की, जैसे आगे और दूसरी longitude हम कैसे draw करेंगे? Now from the center of the equator, at each degree of the angle, हर एक एंगल पे हम क्या करते हैं, मार्क लगाते हैं दोनों तरफ, और यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग इसको जोड़ना शुरू करते हैं. यहाँ से क्या करते हैं, जोड़ना शुरू करते हैं. सपोज दैट इट इज़ अ 1 डिग्री. क्या है? 1 डिग्री. हम प्रोडक्टर को यहाँ पे रखते हैं, सेंटर पे रखने के बाद हर एक एक डिग्री पे खींचते हैं. सपोज दैट इट इज़ अ 1 डिग्री, तो 1 डिग्री लिखते हैं ईस्ट, डेजिग्नेट एज ईस्ट. वाई इट इज नोन एज, हम इसको मतलब समझने के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए, कि हम यहाँ ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं. अगेन दिस वन इज 2 डिग्री ईस्ट, सिमिलरली 3 डिग्री ईस्ट. ऐसे ही चलते रहेंगे. और ये ग्लोब पे सपोज दैट इट इज़ अ 60 डिग्री ईस्ट, आगे से लेकर के हम पीछे तक जाएंगे तो इसी के जस्ट पीछे 0 डिग्री के जस्ट पीछे हमको जो लाइन दिखाई देगी वो हमारी कहलाएगी 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट. सिमिलरली इन दिस हेमिस्फीयर वी विल ऑल्सो ड्रॉ दैट लाइन. सपोज दैट इट इज़ अ 5 डिग्री वेस्ट, दिस वन इज 30 डिग्री वेस्ट, दिस वन इज 90 डिग्री वेस्ट. एंड अगेन इसी के जस्ट पीछे हम जब पहुंचेंगे तो वो लाइन क्या कहलाएगी, 180 डिग्री वेस्ट, है ना? तो अगर हम आपसे पूछें कि हाउ मेनी लाइन्स या हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन ओवर द ग्लोब, तो 180 इधर आ गई, इधर टोटल कितनी आ गई इस हेमिस्फीयर में, 180. यहाँ पे लिखते चलते हैं 180. इस हेमिस्फीयर में कितनी आ गई, 180, और प्लस ये 0 डिग्री वाली, तो ये हो गई 1, राइट? लेकिन आप ज़रा ध्यान दीजिए, तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों तो एक कॉमन लाइन है ना, इसी के जीरो के जस्ट पीछे वाली लाइन, तो कॉमन है, तो ये -1 भी करेंगे ना, क्योंकि हम दोनों एक लाइन को 2 बार काउंट कर दे रहे हैं दोनों में, तो हम 1 माइनस करें तो 1 से ये 1 गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 360. सो टोटल लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें, टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी हो गई, 360. सो द टोटल लॉन्गिट्यूड दैट कैन बी ड्रॉन ओवर द ग्लोब इज 360. तो टोटल लॉन्गिट्यूड जो हम ग्लोब पे ड्रॉ कर सकते हैं वो कितनी है, 360 है. कितनी है, 360. तो हम टोटल लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हैं कितनी, 360. यहाँ पे भी जो एंगल का मेजरमेंट होता है, एंगल मेजरमेंट वो कहाँ से होता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्राइम मेरिडियन. कहाँ से होता है, प्राइम मेरिडियन. तो यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है वो प्राइम मेरिडियन से होता है. लैटिट्यूड में कहाँ से होता है, वो इक्वेटर से होता है. ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारा ड्रॉ करने का एक तरीका होता है. ठीक है? अब देखिए, अगर हम सिंगल सिर्फ लैटिट्यूड ही ड्रॉ करते, लॉन्गिट्यूड ना ड्रॉ करते, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता.
राइट। अगर हम सिर्फ लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करेंगे तो लैटिट्यूड नहीं ड्रॉ करेंगे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हमें हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन, टाइम एंड डेट, ठीक है। सिंगल वन इज नॉट इनफ टू डिटरमाइन द पोजीशन और टाइम और डेट, ठीक है। तो वी रिक्वायर बोथ लाइन्स, बोथ आर imaginary lines and we require both the imaginary lines to calculate the time, location and the date, right? So this is the concept to draw the longitude over the globe, and we have already read about the latitude. So that's all about longitude, about the longitude, right? यहाँ तक हमने longitude के बारे में पढ़ लिया। that अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पीडीएफ में क्या लिखा है। longitude is an एंगुलर डिस्टेंस, अगेन एंगुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स अगर एंगुलर डिस्टेंस है तो इसका मेजरमेंट किस में होगा, डिग्री में होगा। ऑल द एंगुलर डिस्टेंसेस आर मेजर ऑलवेज इन डिग्रीज, ठीक है। एंड लैटिट्यूड इज ऑल्सो अ एंगुलर डिस्टेंस मेजर इन डिग्री, किस में मेजर होता है, डिग्री, अलोंग द ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम और प्राइम मेरिडियन, और जिसको हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। तो प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज 0 डिग्री, राइट। ऑन द ग्लोब लॉन्गिट्यूड इज शोन एज अ सीरीज ऑफ द सेमी सर्कल्स। हमेशा याद रखिएगा कि ये सेमी सर्कल होता है, ये पूरा सर्कल नहीं होता है। लैटिट्यूड आर द फुल सर्कल, वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, है ना। बट लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, लॉन्गिट्यूड जैसे ये हमारा ग्लोब है, सपोज दैट ये हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब है। तो ग्लोब पे क्या होता है कि ये लाइन होती है बस सिंगल, तो ये एक सिंगल लाइन होती है। दूसरी लाइन ये है तो ये दूसरी लाइन होगी, ये दूसरी लाइन हमारी ये होगी। तो एक क्या है, ये सेमी सर्कल कंप्लीट करता है। ये क्या करता है, सेमी सर्कल, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ये क्या करता है, सेमी सर्कल को कंप्लीट करता है। लैटिट्यूड कंप्लीट सर्कल बनाता है। डेट रन्स फ्रॉम पोल टू पोल, कहाँ से कहाँ करती है, पोल टू पोल, पासिंग थ्रू द इक्वेटर, इक्वेटर से पास होती है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी लाइन सारी आएगी सब ऊपर से नीचे आएगी, तो ये इक्वेटर से पास होगी। ये इक्वेटर है तो सारी डिग्री क्या होती है, इक्वेटर से ही पास होती है, राइट। सच लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन, इसे हम मेरिडियन भी बोलते हैं। सच लाइन्स आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियन। इन कॉन्ट्रास्ट टू लैटिट्यूड पैरेलल, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ। ऑब्वियस सी बात है, सब यहाँ से यहाँ जा रही है तो सेम लेंथ पे होती है। और तीसरा, ये पैरेलल नहीं होती, ठीक है। ये क्या होती है, ये पैरेलल नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे और इसको समझते हैं, एक चीज़ और यहीं पे, सपोज दैट इट इज़ अ ग्लोब, ठीक है, एंड दैट इज अ प्राइम मेरिडियन, ठीक, दैट इज इक्वेटर, ये हमारी इक्वेटर है। तो ये जो हमने एक मान लीजिए एक लैटिट्यूड हमने यहाँ, लॉन्गिट्यूड हमने यहाँ ड्रॉ किया, ये लॉन्गिट्यूड, ठीक, एक लॉन्गिट्यूड यहाँ ड्रॉ किया, ठीक। तो दो लॉन्गिट्यूड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे। सपोज दैट ये 5 डिग्री है ईस्ट और ये 5 डिग्री है वेस्ट। तो आप देखिए इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जैसे ऊपर जाते रहेंगे ये तो घटता जा रहा है ना, ये घटता जा रहा है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर पे देखने को मिलता है। किसी भी लॉन्गिट्यूड का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे देखने को मिलता है, एंड दैट वैल्यू इज 111.3 किलोमीटर। और ये दैट वैल्यू कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर, ठीक है। वहाँ पे जो लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस था, लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ, लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस था वो 111 किलोमीटर था, है ना। और वो कांस्टेंट था क्योंकि वो पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। बट लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड इज नॉट अ पैरेलल लाइन, ये क्या करती है, सेमी सर्कल बनाती है एंड जॉइन फ्रॉम पोल टू पोल थ्रू द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑब्जर्व्ड एट द इक्वेटर, एंड दैट वैल्यू इज 111.3 kilometers. So the value of the distance, the maximum distance between the longitude observed at the equator, and that's value is 111.3 किलोमीटर, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना है आपको, ठीक। नाउ मूविंग ऑन, if you talk about the important longitudes, then the first one is prime meridian, and that's degree, 0 degree longitude we have already discussed, ठीक है। ये यहीं लिखा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राइम मेरिडियन, वाई इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बेंचमार्क फॉर कैलकुलेटिंग टाइम। पूरे दुनिया का जो टाइम निकालने के लिए हम लोग जो बेंचमार्क का इस्तेमाल करते हैं, किसका, एक बेंचमार्क, एक क्या नाम है, बेस का जो इस्तेमाल करते हैं, एक
पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ प्राइम मेरिडियन। इसी को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में ही पूरी दुनिया का समय निकाला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये पास कहाँ से होती है? लंदन के पास एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? ग्रीनविच। इसीलिए इसे हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है। यही बात को आगे लिखा है, द प्राइम मेरिडियन एज established by the international agreement passes through the Royal Observatory in Greenwich. It passes through Royal Observatory Greenwich London. It serves as a baseline. ये क्या करती है? baseline का काम करती है, from which all other longitudes are measured and that lines are used for calculating time. किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टाइम को कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्राइम मेरिडियन जो है वो 8 देशों से पास होती है, 8 कंट्रीज प्लस 1 कॉन्टिनेंट। 8 देशों से पास होती है। इसके अलावा कहाँ से पास होती है? एक कॉन्टिनेंट से पास होती है, दैट कॉन्टिनेंट इज नोन एज अंटार्कटिका। कहाँ से पास होती है? अंटार्कटिका। कौन कौन से 8 देश हैं? देखिए, सबसे पहले तो यूनाइटेड किंगडम, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद फ्रांस है, स्पेन है, ये आपका क्या है? ये यूरोप है। इसके बाद आते हैं अफ्रीका में अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, टोजो है, घाना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नहीं दिया, अंटार्कटिका मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने? 8 देश और 1 कॉन्टिनेंट से पास होती है, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पे, देखो, फ्रांस है, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोजो, माली, गाना, ठीक है, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये सारे देशों से ये पास होती है और फिर यहाँ पे अंटार्कटिका से पास होती है, ठीक है। कहाँ से? अंटार्कटिका से पास होती है। तो 8 देशों से पास होती है और 1 कॉन्टिनेंट से पास होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसे टाइम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ द लॉन्गिट्यूड्स आर यूज फॉर कैलकुलेटिंग टाइम, ठीक है। टाइम निकालने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा समझिए। इस बात को हम थोड़ा इधर समझते हैं। सपोज दैट ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, गिव मी 1 मिनट, ये इधर बनाते हैं। ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। सपोज दैट हमने आपको बताया था कि ग्लोब की जो एक्सिस है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, वो क्या है? हल्का सा बेंड है, क्योंकि अर्थ क्या है? अर्थ इज नॉट अ स्फेरिकल शेप, अर्थ इज इन अ जियोड शेप। तो जियोड शेप ऐसे ही होता है। सपोज दैट यहाँ हमारा सन है, ठीक, ये सन है हमारा। अब जो सन की जो रेज है वो इधर से आ रही है, ठीक। सन तो अपनी जगह है, घूम कौन रहा है? अर्थ, ठीक है। अर्थ का ये वाला जो हेमिस्फेयर ये सन की तरफ है, तो बताइए जितने रीजन इधर पड़ेंगे, इधर कौन सा टाइम होगा? अभी डे टाइम होगा, और जो पीछे होंगे इधर क्या होगा? रात होगी, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब जिधर लाइट पहुंच रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ डार्क। क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ डार्क। तो 2 सर्कल आपको देखने को मिलते हैं, एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और एक सर्कल ऑफ डार्क, ठीक है। अब जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में जितने भी एरिया, जो भी देश पड़ेंगे फिलहाल हमारे, वो सारे अभी कौन से टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं? दिन, ठीक है। अब दिन के साथ साथ इसी के जस्ट पीछे वाले जो एरियाज हैं जो सर्कल ऑफ डार्क में पड़ रहे हैं, उधर रात है। अब जहाँ रात होती है वहाँ दिन भी तो होता है। अब वो दिन कैसे हो रहा है, या जहाँ दिन है वहाँ रात कैसे हो रही है? द अर्थ इज रोटेटिंग। अर्थ क्या कर रही है? और रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वी कैन से एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, आपको एसएससी में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को कभी कभी मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ? तो अर्थ ऑलवेज रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, और वी कैन से दैट एंटी क्लॉकवाइज। और हम कैसे कह सकते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट या एंटी क्लॉकवाइज जो आपको बोलना है आप वो बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब ये जो डे वाला पार्ट होता है, ये घूमते 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 क्या करेगा? एक टाइम यहाँ आ जाएगा, और ये रात वाला पार्ट घूमते घूमते आगे आ जाए, तो यहाँ दिन और यहाँ पे रात। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चले कि जो
चेंजिंग ऑफ डेज एंड नाइट हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ द रोटेशनल मोशन हो रहा है, अर्थ जो रोटेट कर रही है उसकी वजह से हो रहा है ना। तो जो टाइम है एक्चुअली, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज टाइम, समय क्या है, या दिन और रात क्यों हो रही है, तो टाइम कोई नई चीज नहीं है, टाइम एक इवेंट है। क्या है? एक इवेंट है, घटना। कौन सा इवेंट है? रोटेशन ऑफ अर्थ। कैसा? रोटेशन ऑफ अर्थ। एक्चुअली में हो क्या रहा है? रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। जब वो रोटेशन से जो वाला पार्ट अर्थ सन की तरफ पड़ जा रहा है उधर दिन, और जो पीछे पड़ जा रहा है उधर रात। अगर ये रोटेशन ना हो तो क्या समय बदलेगा? नहीं। हम लोग कहते हैं ना दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब दोपहर के 12 बजने का मतलब होता है कि जो सन है वो मिड डे सन है, मतलब एकदम इंटेंसिव सन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत तेज सूरज की रोशनी है दोपहर के टाइम। रात हम लोग या शाम क्यों कहते हैं? वो शाम का मतलब या इवनिंग का मतलब क्या होता है कि सूरज अब डूब रहा है, हॉरिजॉन के नीचे पहुंच रहा है। अभी वो पूरी तरह से हॉरिजन के नीचे नहीं पहुंचा है। जब पूरी तरह से हॉरिजन के नीचे पहुंच जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी तो वो नाइट हो जाएगी, है ना। मतलब वो सनसेट होना शुरू हो गया है और वो सूरज की जो तपिश है वो कम हो गई है। रात हो गई तो रात होने का मतलब है कि वो तपिश पूरी तरीके से खत्म हो गई है, सन जो है वो हॉरिजन के नीचे आ चुका है। और जब सन हॉरिजन के नीचे आ चुका होता है तब रात हो गया, तब अंधेरा हो गई, है ना। मतलब पृथ्वी कुछ ऐसी हो चुकी है, वो घूम चुकी है कि हमारा पार्ट अब सन से दूर हो गया और जो पहले दूर था वो सन की तरफ आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो टाइम है, टाइम कुछ नई चीज नहीं है, टाइम एक घटना है, एक इवेंट है। एंड व्हाट इज दैट इवेंट? दैट इवेंट इज अ रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ जो रोटेट कर रही है, अर्थ का जो रोटेशन मोशन है, उसी की वजह से क्या हो रहा है? दिन और रात में चेंजेस हो रहे हैं, समय में, घड़ी में समय बदल रहा है। घड़ी की सुई तो कट 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 आगे चल रही है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है? उसी के कट कट के चक्कर में पृथ्वी अपना रोटेट भी कर रही है ना। और पृथ्वी जब अपना रोटेशन करती है तो ये हम लोगों को पता है कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाती है? 360 डिग्री। 24 घंटे में कितना घूम जाती है? 360 डिग्री। तो अगर हम लोग बात करें 1 घंटे में कितना घूमती है, तो 360 डिवाइडेड बाई 24 कितना आ गया? 15 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूम जाती है? 15 डिग्री। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। अगर 60 मिनट की हम बात करें तो 60 डिग्री, 60 मिनट घूमने में उसको, 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगाती है, तो ये आंसर आ जाएगा 15 चौका 60। हर 4 मिनट में पृथ्वी क्या करती है? 1 डिग्री घूम जाती है। ठीक है। ऐसे ही करते 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 एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी क्या होती है? पूरी तरीके से जिधर दिन है उधर रात हो जाती है, जिधर रात उधर दिन हो जाता है ना। तो टाइम क्या है? टाइम एक्चुअली इज एन इवेंट। टाइम जो है वो एक घटना है। एंड व्हाट इज दैट इवेंट? द रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी जो रोटेट कर रही है, दैट इवेंट इज नोन एज दैट इवेंट इज नोन एज टाइम। अगर हम लोग कुछ ऐसे ही, मतलब कुछ ऐसा करते हैं कि पृथ्वी रोटेट करना बंद कर दें, इट इज़ नॉट मतलब पॉसिबल, ऐसा है नहीं। हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहे हैं कि सपोज दैट यू डू समथिंग एंड बिकॉज ऑफ योर एक्ट द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग। अर्थ क्या है? पूरी तरह से रोटेट करना बंद कर देती है। एंड बिकॉज ऑफ योर एक्ट द इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग देन देर इज नो चेंज ऑफ द डेज एंड नाइट। ठीक है, कोई दिन और रात का चेंज नहीं होना है। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसे हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। अभी हम समझिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर हम ऐसा मानते हैं तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन टाइम क्या है? एक इवेंट है, एक घटना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो हर 1 मिनट में पृथ्वी कितना घूम जा रही है? 4 मिनट। ठीक है, ऐसे करते करते जो दिन है वो पीछे चला जाता है तो उधर रात पहुंच जाती है, और जो रात वाला पार्ट है वो आगे आ जाता है तो दिन हो जाता है ना। अब देखिए, तो अब अगर हम देखें थोड़ा सा और यहाँ पे हम समझते हैं। अब देखिए, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब पे ये मैंने खींच दी प्राइम मेरिडियन, ये मैंने क्या खींची? प्राइम मेरिडियन खींच दी, ठीक है। सपोज दैट ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लॉन्गिट्यूड खींचना शुरू किया। सपोज दैट इट इज अ 5 डिग्री ईस्ट, ठीक। दिस वन इज 15 डिग्री ईस्ट, ठीक। एंड दिस वन इज 25 डिग्री ईस्ट, ठीक। अब देखिए, सपोज दैट यहाँ पे सन है हमारा, यहाँ पे क्या है? सन है। यहाँ पे क्या है? सन। ये हमारा सन है, ठीक। सूरज
की किरणें आ रही हैं, सन रेज, एंड सपोज दैट सन रेज फॉल्स ऑन दैट लाइन, मतलब प्राइम मेरिडियन पे सूरज की किरणें गिर रही हैं, ठीक है, और बहुत इंटेंस गिर रही है, एकदम डायरेक्ट यहाँ पे सनरेज पहुंच रही है, ठीक है। अब अगर इस लॉन्गिट्यूड पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर सनरेज यहाँ पे गिर रही है, एकदम डायरेक्ट सनरेज गिर रही है, सपोज मैंने मान लिया यहाँ बज रहे हैं 12, 12 नून, क्या हो रहे हैं 12 नून, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी किधर घूमती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, किधर घूमती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब अब क्या होगा, समझिएगा बात को, ये मैंने इधर भी बना दिया, सॉरी इसको थोड़ा सही करते हैं, ये मान लो ये आपका है 5 डिग्री वेस्ट, और आ जाओ, मान लो ये 25 डिग्री वेस्ट, ऐसे ही आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, तो अब सूरज की किरणें इसके बाद किधर पड़ेगी, इधर। अब ये 5 डिग्री है, मतलब अब पृथ्वी ने 5 डिग्री रोटेट कर लिया, तभी तो अब ये पड़ेगी, सन तो अपनी जगह रहेगा, सन तो रोटेट करेगा नहीं, तो सन की सीधी किरणें अब इसकी जगह, अब अगर दूसरी रेस पे गिर रही है, दूसरी लॉन्गिट्यूड पे गिर रही है, मतलब कितना डिग्री वो रोटेट कर जाए, 5 डिग्री, 1 डिग्री रोटेट करने में उसको लगते हैं 4 मिनट, तो 5 डिग्री रोटेट करने में कितना लगेगा, 4 गुणे 5, 5 चौक 20, 20 मिनट वो अब यहाँ पे, तो मतलब अगर अब सूरज की किरणें 5 डिग्री वेस्ट पे पहुंच रही हैं, तो मतलब अगर अब यहाँ 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12:20। तो ये पहले हो गया, है ना। तो इससे क्या पता चला कि अगर आप वेस्ट साइड चलते हो तो टाइम आपका बढ़ता है, अगर यहाँ 12 बज रहे हैं, तो इधर जो होगा, इधर की तरफ हमेशा टाइम ज़्यादा रहेगा, और इधर जाएंगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा, टाइम क्या होगा, घटेगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आई। एक और चीज़ें यहाँ पे समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा अक्सर लिखा रहता है, ये अक्सर आपने देखा होगा, ये ग्लोब है हमारा, ग्लोब पे ये प्राइम मेरिडियन हो गई, प्राइम मेरिडियन जो कहाँ से पास होती है, प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच से पास होती है, इसीलिए हम लोग इसे GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी बोलते हैं, राइट, इसे हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये GMT इसको हम लोग बोलते हैं, ग्रीनविच से पास हो रही है, अक्सर यहाँ पे हमारा पड़ता है इंडिया, यहीं कहीं इंडिया पड़ता है। इंडिया में अगर आप देखो कभी क्रिकेट मैच वगैरह देखो, तो इंडिया में ऐसे टाइम लिखा रहता है GMT प्लस 5:30 लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है ना। अब बताइए ज़रा हमें सोच के, इंडिया के रिस्पेक्ट में ये जो GMT है, क्या इंडिया से पास हो रही है, नहीं भाई, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया से बहुत दूर है, लंदन बहुत दूर है ना। तो क्या हम इसी लाइन के रिस्पेक्ट में अपने टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं। जब यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ेंगी, तो ज़रूरी थोड़ी है हमारे यहाँ भी उस टाइम दिन रहेगा, हम तो बहुत इसके रिस्पेक्ट में हम बहुत ईस्ट में हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में हम जब ईस्ट में है, तो हमारे यहाँ तो टाइम ज़्यादा होगा। अभी हमने बताया कि यहाँ से इधर चलेंगे तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब यहाँ पे सुबह होती रहेगी, तो हमारे यहाँ हो सकता है क्या होगा, शाम होगा, हमारे यहाँ अभी क्या होगी, शाम होगा, हमारे यहाँ हो चुकी है सुबह, है ना, दोपहर और शाम होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, इधर टाइम बढ़ेगा, है ना। तो हर देश जो होता है वो अपने यहाँ एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड को मानता है फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ टाइम। टाइम को निकालने के लिए हर देश क्या करता है, एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन को मानता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो उसके रिस्पेक्ट में या ग्रीनविच मीन टाइमलाइन के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल सकता, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल सकता, वो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड लाइन को मानता है। तो इंडिया ने भी क्या किया है, एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन को माना है, ये इंडिया ने यहाँ से एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन को माना है, एंड दैट डिग्री इज, इस डिग्री की, इस लॉन्गिट्यूड की जो डिग्री है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, कितनी है, 82.5 डिग्री ईस्ट, एंड इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया, टाइमलाइन ऑफ इंडिया, इसे हम लोग स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इंडिया का पूरा जो टाइम है वो इसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है ना, इंडिया का जो टोटल टाइम है वो इसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। अब अगर हम आपसे पूछें, ज़रा देखिए हमें बताइए कि ये 0 डिग्री है और ये 82.5 डिग्री है, दोनों के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस है, 82.5 डिग्री का ही तो डिस्टेंस है। अगर ये 82.5 और ये 0, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री है, कितना डिस्टेंस है, 82.5 डिग्री का। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4, तो इसमें कितने मिनट होंगे, 4 से हम गुणा कर दें, 5 चौक 20, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, हाथ से लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33, और ये लग गया, तो ये हो जाएगा
330 मिनट। अगर हम इसको घंटे में बदलें तो कितना हो जाएगा? 330 डिवाइडेड बाई 60, 6 पंचे 30 और 3/6 और गुणे 60, 6 दामा 60, तो ये हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। तो हम लोग कितना आगे हैं जीएमटी से? 5 घंटा 30 मिनट। जब यहाँ बजेंगे 12, तब हमारे यहाँ बज रहा है 5:30 पीएम शाम के, है ना? तो हर देश क्या करता है, अपने एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन मानता है। इसीलिए हम लोग ये लिखते हैं, हम लोग जीएमटी से कितना आगे हैं? 5.5 घंटा आगे हैं। और हर देश क्या करता है, अपने यहाँ एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन को मानता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन को हर देश मानता है। ठीक है, इसीलिए पूरे देश को या पूरी दुनिया को, देश को नहीं पूरी दुनिया को टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया जाता है। टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया जाता है। तो पूरी दुनिया में टोटल टाइम जोन्स कितनी है? 24। इस 24 टाइम जोन में सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है वो है फ्रांस के पास। किसके पास है? फ्रांस के पास। कहीं कहीं आपको 13 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 12 देखने को मिलेगा, दोनों सही है। फ्रांस जो है वो अंटार्कटिका में भी जो क्या नाम है टाइम जोन है उसको भी क्लेम करता है। तो कहीं 13 कहीं 12 कोई ऑप्शन मिले, दोनों दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद जो है वो 11 आपकी रशिया की है। किसकी है? रशिया की है, यूएस की है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की 9 है। यूनाइटेड किंगडम की कितनी है? 9 टाइम जोन्स हैं। तो ये सब आपको वैसे पूछता नहीं है, ऐसे याद रखिएगा। टोटल टाइम जोन कितनी है? 24 है। टोटल टाइम जोन जो है वो हमारी कितनी है? 24 है। सबसे ज़्यादा फ्रांस है, फॉलोड बाय द रशिया, यूएस, यूके एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे हम लोग टाइम निकालते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया की बात करें। इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा दोस्तों, सपोज दैट ये हमारा इंडिया है। ठीक है, थोड़ा सा भी एक्चुअली ये मेरा आईपैड पे बहुत ज़्यादा भी राइटिंग नहीं बनती क्योंकि अभी नया है, इतनी ज़्यादा हैंड पे मतलब प्रैक्टिस नहीं है। धीरे धीरे इसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर डायग्राम भी अच्छे बनेंगे। तो थोड़ा सा आपको शुरू में एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। ठीक है, सपोज दैट दिस इज दिस ये क्या है हमारी स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड इट्स डिग्री इज 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, ये टोटल कहाँ कहाँ से पास होती है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से पास होती है? तो पहले याद रखिएगा, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से पास होती है। ठीक है, दूसरा ये कहाँ से पास होती है? मध्य प्रदेश से पास होती है। तीसरा ये कहाँ से पास होती है? छत्तीसगढ़ से पास होती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से पास होती है। चौथा ये कहाँ से पास होती है? छत्तीसगढ़ के बाद ये पास होती है आपकी उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। और ये पांचवी पास होती है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। टोटल 5 जगह से ये पास होती है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के पास ये जहाँ से पास होती है उस शहर का नाम है मिर्ज़ापुर। क्या नाम है? मिर्ज़ापुर। ये मिर्ज़ापुर के पास से पास होती है और वहाँ पे एक क्लॉक टावर भी लगाया गया है। क्या लगाया गया है? क्लॉक टावर भी लगाया गया है। ठीक है, अब अगर आप ज़रा देखिए तो ये हमारा वर्टिकल तो ठीक है, लेकिन इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में देखें तो बड़ा गैप है ना? बड़ा ज़्यादा गैप है। अगर आप देखो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में अगर हम देखें तो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में तो बहुत ज़्यादा गैप है। तो क्या ये हमारी एक टाइम जोन इनफ है? अगर हम इंडिया को बनाएं तो कुछ हमारा इंडिया कुछ ऐसे बनता है ये। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट, ये तो काफ़ी दूर है ना? तो इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है ना? और हमारी स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहाँ से पास होती है? यहाँ से, है ना? तो दोनों के बीच में क्या टाइम गैप नहीं देखने को मिलता है क्या? अगर हम सबसे वेस्टर्न पार्ट बनाएं तो वेस्टर्न पार्ट हमारा क्या बनता है? सबसे ज़्यादा जो वेस्टर्न पार्ट है वो हमारा, उसका नाम है गुहर मोती। क्या नाम है? गुहर मोती, जो आपका गुजरात में पड़ता है, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया की बात करें, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया कौन सा है? उसका नाम है किबीथू। क्या नाम है? किबीथू। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और ये कहाँ मिलता है आपको देखने को? गुजरात। तो अगर हम यहाँ पे किबीथू और गुहर मोती की बात करें तो यहाँ पे होता क्या है, दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का फर्क है। कितने का? 2 घंटे का। जब यहाँ पे सूरज निकलता है, एक्चुअल में यहाँ पे जब सूरज निकलता है तो घड़ी में तो बज रहे होते हैं, क्या नाम है, 4 या 5, लेकिन एक्चुअल में बज चुके होते हैं 7, क्योंकि जल्दी यहाँ सूरज निकल चुका होता है। इसीलिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाले जो लोग होते हैं वो हर काम 2 घंटे पहले शुरू करते हैं। उनके यहाँ काम 2 घंटे पहले शुरू हो जाता
है ना? इसीलिए जो अंग्रेज़ थे, जब अंग्रेज़ इंडिया में थे, तो यहाँ पे उन लोग एक और टाइम ज़ोन का इस्तेमाल करते थे। इंडिया में अभी राइट नाउ सिर्फ़ एक ही टाइम ज़ोन इस्तेमाल होती है 82.5 डिग्री ईस्ट, लेकिन जब ब्रिटिशर्स थे वो एक और टाइम ज़ोन का इस्तेमाल करते थे, ठीक है? जिसे दार्जिलिंग चाय बागान टाइम ज़ोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दार्जिलिंग चाय बागान टाइम ज़ोन भी बोला जाता है। तो वो अभी अंग्रेज़ों के टाइम इस्तेमाल होती थी बट अभी नहीं होती, ठीक है? और ये नॉर्थ ईस्ट वाले अक्सर डिमांड करते हैं कि भाई हमारी टाइम ज़ोन बनाइए। अब और उनका हक भी है भाई, उनको क्या होता है कि उनको हर काम 2 घंटे पहले शुरू करना होता है। एक्चुअल में घड़ी में बज रहे हैं 5, उनके यहाँ 5 बजे ही स्कूल शुरू हो जाता है, एकदम सुबह ही सुबह, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में हो के बज कितने रहे हैं? 7, एकदम बढ़िया सूरज निकल चुका होता है, ठीक है? ऐसे ही अंधेरा भी होता है, घड़ी में बज रहे हैं 5 लेकिन हो चुके हैं 7, एकदम सूरज डूब चुका होता है, अंधेरा हो चुका होता है। तो वहाँ पे हर काम 2 घंटे पहले होता है, ठीक है? तो इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में जो टाइम का गैप वो कितना है? 2 आवर्स है। अच्छा, एक चीज़ और भी समझ लीजिए, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो हमारा किबीतू है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा गुहर मोती है, जो सबसे नदर मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है? इंदिरा कोल, यहीं पे समझ लेते हैं। और जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा देखने को मिलता है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। ये आपको देखने को मिलता है निकोबार में। कहाँ देखने को मिलता है? निकोबार में। तो कभी आपसे अगर सिंपल पूछे द नेम द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, लेकिन अगर कभी आपसे ये बोल दे नेम द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इन द मेन लैंड पार्ट ऑफ द इंडिया, तो मेन लैंड पार्ट ऑफ द इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। क्या होगा? कन्याकुमारी। देखिए, क्वेश्चन को बहुत तरीके से फ्रेम किया जाता है, बहुत तरीके से पूछा जाता है, तो आपको हर एक तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? तभी आप क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो एकदम गला काट प्रतियोगिता चल रही है, ये बात जान लीजिए। हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करके या थोड़ा-सा पढ़ के या सुपरफिशियल नॉलेज रख के हम कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, इवन हम चपरासी का भी पेपर नहीं निकाल सकते। तो हमको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? एक्सेल करना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, कोई एग्ज़ाम बीट कर सकते हैं, ठीक है? तो जो अभी हमने बताया आपको सब वही यही लिखा है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ये स्टैंडर्ड टाइम ज़ोन के बारे में लिखा है। टोटल टाइम ज़ोन कितनी होती है हमारे पास? अभी मैंने आपको बताया टोटल टाइम ज़ोन जो होती है वो कितनी होती है? 24 टाइम ज़ोन्स हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आप पीडीएफ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है? पॉज़ करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रीज़ का भी ज़िक्र किया। फ्रांस कहीं-कहीं 12 लिखा है, कहीं-कहीं 13। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। तो अंटार्कटिका में भी कहते हैं कि हमारी टाइम ज़ोन बनती है, और उसको भी जब काउंट कर लेते हैं तो 13 है और वैसे ही 12 है। लेकिन अगर आप देखें तो फ्रांस तो बड़ा छोटा-सा है, ऐसे सिकुड़ा-सा है फ्रांस। उसके बावजूद भी इसमें इतनी ज़्यादा टाइम ज़ोन क्यों होती हैं? क्योंकि फ्रांस की है एरिया तो मतलब मेनलैंड तो बड़ा छोटा है, लेकिन इसकी और भी आज भी कॉलोनीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो अलग-अलग कॉलोनीज़ को भी ये अपने साथ वो इंक्लूड कर लेता है, इसीलिए इसकी टाइम ज़ोन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। फॉलोड बाय रशिया। रशिया ऑब्वियस सी बात है, रशिया बहुत बड़ा है और ये वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में फैला हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कई सारी टाइम ज़ोन आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आपको यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें भी 11, ऑस्ट्रेलिया में भी 9 है, यूनाइटेड किंगडम में भी 9 है, कनाडा में 6 है, डेनमार्क में 5 है, न्यूजीलैंड में 5 है, ब्राज़ील में 4 है और मैक्सिको में भी 4 है। इंडिया के टाइम ज़ोन की बात करें तो इंडिया में टाइम ज़ोन जो होते हैं वो 82.5 डिग्री ईस्ट देखने को मिलती है, जो कहाँ से पास होती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होती है। एंड मोर ओवर इट ऑल्सो पासेस फ्रॉम द 5 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अर्लियर जो इससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे? चाय बागान, दार्जिलिंग चाय बागान टाइम ज़ोन का इस्तेमाल करते थे, बट अभी नहीं होता। हमारे यहाँ अब अभी एक सिंगल टाइम ज़ोन है, वो यही है, ठीक है? सो ये हमारा जो था ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हमारी हो गई, ठीक है? एक चीज़ यहाँ पे रह गई है जो हम लोग यहाँ पे इसको मैं कवर कर लेता हूँ। देखिए, तो प्राइम मेरिडियन तो हो गया, जो दूसरी इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। तो जो दूसरी लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी कौन सी है? इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है? तो दूसरी इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है? तो पहली हो गई हमारी प्राइम मेरिडियन, जिसको वो जीएमटी भी बोलते हैं, और दूसरी होगी हमारी IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है? तो दूसरी हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है? एक बात और समझ लीजिए, इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इज नॉट अ स्ट्रेट
लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज़ अ जिगजैग लाइन। कैसी है? जिगजैग लाइन है। कैसी है? जिगजैग लाइन है। और ये जिगजैग लाइन होने की वजह से किसी भी देश से पास नहीं होती। ठीक है, डेट निकालते कैसे हैं ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और ये कभी आता भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा सपोज दैट ये हमारा ग्लोब है। ठीक, तो ग्लोब के 0 डिग्री के जस्ट पीछे होगी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को हम क्या करते हैं, कई जगह से बेंड करते हैं। टोटल 8 जगहों से ये बेंड होती है, ये बेंड होते हैं। ऐसे ये बेंड, ये जिगजैग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर किसी भी देश से पास होगी तो एक उसी देश में 2 तारीख एक ही दिन हो जाएगी, 2 डेट एक ही दिन हो जाएगी। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, जिगजैग लाइन में डिवाइड कर देते हैं, ये जिगजैग लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक जिगजैग लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक थे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के, इसको हम लोगों ने 2 लेक्चर में ख़त्म किया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे और भी आगे वीडियोज़ आए तो उसको आपको पता चले। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरीके के अर्थ मोशन करती है, और मोशन करने के साथ साथ जो अर्थ का कौन कौन से फिनोमेना होते हैं जो शेप होते हैं बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा बेसिक टॉपिक है। ठीक है, इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ द अर्थ और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अर्थक्वेक, ऑल दीज थ्योरीज विल बी कवर इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, राइट। सो रेगुलर चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही मतलब अब ये सब क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, पता है आपको, जो अब क्वेश्चंस खासकर ये एसएससी बना रहा है, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की लूसेंट से पढ़ के चले गए, सुपरफिशियल नॉलेज है तब भी हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता। अमूमन होता है क्या है, हम लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं मैथ्स पे। नो डाउट आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स के साथ साथ आप रीजनिंग पढ़ते हैं, ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का ही होता है, और इंग्लिश। ठीक है, मेंस में अगर हम लोग देखें तो मेंस में आपका इंग्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, और इंग्लिश आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन जो सिलेक्शन बच्चों का रुकता है वो रुकता है जीएस से, हमेशा याद रखिएगा, सिलेक्शन रुकता है जीएस से। हम लोग पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और इसको हम लोग करते भी हैं। अगर हम लोग जितना टाइम इसमें देते हैं उसका अगर हम लोग 25% भी जीएस में अगर हम दे दें तो हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, क्लियर हो जाए आराम से। तो एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और स्ट्रैटेजी बना के ही आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग अंधाधुंध नहीं दौड़ सकते, बात समझ में आ रही है? तो आपको जीएस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में हम आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे। अभी फ़िलहाल उसके लिए टीम बना रहे हैं, उसके लिए काम चल रहा है, वो भी आ जाएगा तो फिर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।